ये वाला वीडियो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो 2019 में एक सवाल पूछा गया, तो उस सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था, अगर उसको देखें तो 35 में 2019 का है ये। द फर्स्ट है कि एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरियाज। ठीक है। और सेकंड, एज पर द FRA Act, bamboo is a minor forest produce. A third is the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act 2006 मतलब FRA allows ownership of minor forest produce to forest dwellers. अब FRA अगर एक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये तो थर्ड तो सही है। तो जेनरिक सा स्टेटमेंट है कि अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डवेलर्स, थर्ड तो सही है। तो थर्ड तो आपका होना ही है, तो ये आपका गया। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, तो जब आप 1927 के जो फॉरेस्ट एक्ट का जब अमेंडमेंट पढ़ रहे होंगे उस समय के करंट अफेयर्स में भी था, तो केवल नॉन फॉरेस्ट एरियाज में अलाउ किया गया था, फॉरेस्ट एरियाज में नहीं। तो इसलिए वन गलत था, तो वन गलत था, तो ये भी गया। अब बचा बी और सी में होगा, और थर्ड तो सही है ही है, और सेकंड भी इनफैक्ट सही आंसर बी हो जाएगा। बैम्बू भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेफिनेशन दिखाऊंगा मैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में, तो बैम्बू भी है। तो अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इन डेप्थ में कर लेंगे तो आपको ये तो पता होगा, ये तो करंट अफेयर्स का, तो आपको पता होगा ये गलत है कि नॉन फॉरेस्ट एरियाज में अलाउड था। तो ये आपको पता चल जाएगा करंट अफेयर्स से, उस साल के करंट अफेयर्स से। अब तो ये पुराना हो गया अब। और उसके अलावा ये तो जनरल का स्टेटमेंट है, थर्ड सही है। सेकंड के बारे में कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बैम्बू आता है कि नहीं आता है डेफिनेशन में, तो वो उस एक्ट में देख लेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये इजी सवाल था। तो अब इस तरह के सवाल अब आते रहते हैं, और इनफैक्ट दो बार तो ये सवाल आ गया है कि जो FRA एक्ट है वो इंप्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखने के लिए। अच्छा, प्रीलिम्स एस्पेक्ट से देखने से पहले अगर एक चीज़ मैं आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब जो मेरा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से रिलेटेड जो नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट वीडियोस टेलीग्राम चैनल पे डालते रहता हूँ जो आपके प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और उसके अलावा आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अब ये FRA का जो एक्चुअल नाम है, तो वो नाम ही कुछ ऐसा है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसका कंप्लीट नाम है। शॉर्ट में इसको FRA 2006 बोल देते हैं। प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट करती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब ये डिम्ड फॉरेस्ट एरियाज में भी अप्लीकेबल है। अब होता क्या है कि कहीं पे जंगल है लेकिन एक्चुअली में वो फॉरेस्ट लैंड की तरह डिमार्केटेड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एरियाज में भी FRA एप्लीकेबल होता है। वो अलग बात है कि उस एरिया में आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उस एरिया में आपके लिए इनफैक्ट, हाँ, उस एरिया में IFA एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन FRA एप्लीकेबल होता है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड में डीम्ड फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जब हम ये वाला एक्ट देखेंगे तो पता चल जाएगा। और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेफिनेशन में बैम्बू भी आता है। ये कन्फ्यूजन होता है कि बैम्बू आता है कि नहीं, आता है। ठीक है। उसके अलावा ये नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सब में एप्लीकेबल होता है। दो तरह के पट्टा दिए जाते हैं, एक IFR का होता है, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, और एक होता है CFR, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। तो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट में जो लिमिट होता है वो अप टू 4 हेक्टेयर्स होता है, CFR में ऐसा कुछ लिमिट नहीं होती है। और उसके अलावा एक टर्म होती है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, और एक टर्म है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज नथिंग बट द कोर जोन ऑफ टाइगर रिजर्व। ये आपका डिफाइंड होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, लेकिन जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होता है वो डिफाइंड होता है FRA के तहत। अब होता क्या है कि कोई भी ऐसा अगर प्रिस्टीन एरिया है, वो अगर रिजर्व फॉरेस्ट हो या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे इवन हो या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज हो, जो देखा जाता है कि वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे अगर राइट्स दिए जाएँ तो दिक्कत हो जाएगी, तो उस एरिया में राइट्स नहीं दिए जाते हैं, या फिर अगर दिए गए तो फिर जिनको भी दिए गए तो उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है उन लोगों को। तो वैसे एरिया जो डिमार्केट होते हैं वो एक कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे होते हैं। अब उस कमेटी कैसे डिमार्केट करेगी वो भी इनफैक्ट इन डेप्थ में दिया गया है इन द सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो वैसे एरियाज को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहते हैं, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे राइट्स नहीं देनी चाहिए, फॉरेस्ट राइट्स। तो वैसे एरिया को हम लोग क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कहते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होंगे ऐसे डिफाइंड नहीं है, ये कमेटी बैठती है और डिसाइड करती है।
ठीक है। अभी तक का अगर डेटा देखें तो लगभग लगभग क्या है ना, जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके आधे लोगों को मिलता है। तो अभी तक आईएफआर के लिए, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के लिए, ये फैमिली बेसिस पे आप समझ लीजिए, ये होता है विलेज लेवल बेसिस पे समझ लीजिए। तो अभी तक 42 लाख एप्लीकेंट्स हो चुके हैं आईएफआर के लिए, लेकिन 21 लाख को मिला है। लगभग 2 लाख एप्लीकेंट हो चुके हैं सीएफआर के लिए और 1 लाख को मिला है। सबसे अच्छा अगर इंप्लीमेंटेशन स्टाटस अगर देखेंगे तो ये उड़ीसा का है, सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ होगा। अब सक्सेस स्टोरी, एक कमेटी बैठी थी एनसी सक्सेना कमेटी। अब वो एनसी सक्सेना कमेटी कुछ कुछ इंप्लीमेंटेशन में क्या लैकुन है वो बता रही थी कि इस पर्टिकुलर एक्ट में जो जैसे पट्टा जो देना है कि नहीं देना है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेंट को, वो सबसे पहले एप्लीकेशन अप्रूव करता है ग्राम सभा, फिर सब डिविजनल लेवल कमेटी करती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करती है। तो अब ग्राम सभा के पास अब डेटा की कमी होती है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होता, इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी कभी कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स नहीं होता। तो ये सब जो कमियां ये एनसी सक्सेना कमेटी ने हाईलाइट किया है। कुछ कुछ जो सक्सेस स्टोरी, अब मेंढा लेकर 5 गांव, ये दोनों सक्सेस स्टोरी काफ़ी हाईलाइटेड है। यहाँ पे एफआरए मेनली सीएफआर दिया गया था, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था विलेज का, क्योंकि फिर गाँव लोग वाले लोग जो जंगल को होता है ना अपना समझते हैं। अब जैसे मेंडलेका में क्या होता है कि अब जैसे सीएफआर वगैरह दिया गया तो वहाँ पे जीएफएम भी काफ़ी एक्टिव हुआ, और लगभग लगभग बैम्बू से ही वो पूरा गांव का टोटल रेवेन्यू 1 करोड़ से प्लस है उस गांव का। तो एक काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेस स्टोरी है। 5 गांव का भी वैसा ही हाल था। फिर उसके अलावा एक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में क्या हुआ था कि कुछ एरियाज थे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जहाँ पे सीएफआर दिए गए थे, कहीं पे नहीं दिए गए थे। जहाँ पे सीएफआर दिए गए ना वहाँ पे आग कम लगती है। इसका रीज़न क्या है कि गांव वालों को इंसेंटिव होता है कि अगर आग लगेगी तो बुझा दिया जाएगा। आप वेदंता का केस स्टोरी सुने होंगे, न्यामगिरी हिल्स उड़ीसा में, जहाँ पे डोंगारिया कौंस रहते थे। तो वहाँ पे एफआरए की वजह से ही वो कंपनी वहाँ पे नहीं बैठ पाई। रीज़न भी क्या है कि अब आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लेना होता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस भी लेना होता है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी लेना होता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस का कुछ नहीं था, फॉरेस्ट क्लियरेंस और इन्वायरमेंट क्लियरेंस का था। और इन्वायरमेंट क्लियरेंस में पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी होता है अगर वहाँ पे एफआरए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इन्वॉल्व है, और उसी की वजह से यहाँ पे फाइनली वेदांता को मिल नहीं पाया फाइनली, क्योंकि पब्लिक हियरिंग इज नेसेसरी इन केस ऑफ एफआरए, इन केस ऑफ गिविंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ठीक है। और एक 13 फरवरी 2019 का ऑर्डर था, तो टोटल 40 लोग ने अप्लाई किया था, तो 20 लाख लोग को तो मिल चुका है और 20 लाख लोगों को नहीं मिला है। तो लगभग लगभग उस समय 19 लाख लोगों को नहीं मिला था जो अप्लाई किए थे और रिजेक्ट कर दिया गया था। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 को बोला कि उन सभी लोगों को वहाँ से निकालो। अब वो पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, पॉलिटिकली पॉसिबल भी नहीं। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी ऑर्डर पे स्टे लगा दिया, ये कह के कि बहुत ऐसे भी जेन्युइन बेनिफिशियरीज होंगे जिनके पास प्रूफ नहीं है, और कोई टाइमलाइन भी नहीं दिया गया था कि अच्छा इतना के भीतर गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि इसका एक्सेप्ट कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करने में भी गवर्नमेंट 2-3 साल लगाती है। तो एक तरह से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है ना, तो कैसे निकाल दें। तो फिर फाइनली स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या क्या राइट्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स है, एक कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स भी होता है। उसके अलावा एमएफपी को कलेक्ट करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करना, राइट टू कैरी ऑन देयर कल्चर, सैक्रेड ग्रोव्स वगैरह की भी पूजा करते हैं, राइट अगेंस्ट इविक्शन। तो ये सब राइट्स है। उसके अलावा अब बोलेंगे कि अब राइट्स तो दे दे रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट को दिक्कत हो रही है, फॉरेस्ट को दिक्कत हो रही है, तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं। तो आईएफआर देते हैं, एक लिमिट होता है, 4 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं देते हैं। और जो लैंड मिलता है उसको बेचा नहीं जा सकता है, लीज पे नहीं दिया जा सकता है, रेंट पे नहीं लगाया जा सकता है, और लैंड यूज़ को भी रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी डिक्लेयर कर देते हैं, जहाँ लगता है कि अगर ज़्यादा राइट्स देंगे तो फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को हानि पहुंचेगी। दिक्कत क्या क्या, बहुत जगह रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिसिंग है, जैसे एनसी सक्सेना कमेटी ने बताया। अब क्या है कि आईएफआर बहुत ज़्यादा दिए हैं लेकिन सीएफआर बहुत कम दिए। सीएफआर देने से क्या होता है ना कि वो गांव वाले अब जंगल को अपना समझते हैं और जंगल के प्रोटेक्शन में ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे सिमलीपाल के केस स्टडी में आपने देखा होगा। उसके अलावा ज़्यादा एसटीज़ को मिला है लेकिन अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को काफ़ी कम मिला है। इसमें जो राइट्स मिलती है एसटीज़ को भी मिलती है और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी मिलती है। तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को काफ़ी मतलब कम ही मिला है, मेनली एसटीज़ को ही मिला है। तो ये भी एक दिक्कत है। कुछ पीवीटीजीज है तो उनको मिल ही नहीं पाया क्योंकि वो एक जगह तो रहते ही नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कहीं अलाउ करते हैं कहीं नहीं करते हैं कुछ स्टेट्स। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बैम्बू तो बोल दिया एमएफपी है, लेकिन स्टिल बहुत स्टेट्स वो राइट लैंड यूज राइट नहीं देते, क्योंकि लैंड यूज को किस तरह से रेगुलेट करना है ये भी एक्चुअली पट्टा में लिखा होता है। तो बहुत जगह होता है कि बहुत स्टेट्स बैम्बू के राइट्स ही नहीं देते हैं। भले ठीक है एफआरए तो बोलता है एमएफपी है, लेकिन बहुत जगह उसको यूज़ करना बैम्बू को अगर वो काटेंगे जंगल में तो वो पीनल एक्शन होता है। तो उसकी वजह से एक्चुअली में एमएफपी की तरफ बैम्बू को यूज़ नहीं कर पाते हैं।
उसके अलावा एक आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में देखेंगे, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड होता है, एक एनपीवी होता है। तो एनपीवी में जंगल के द्वारा क्या क्या लॉसेस होंगे जंगल काटने से, वो सब तो इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे हैं और उनका जो रिहेबिलिटेशन करना होगा, अगर उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना है, तो उसका कुछ सोशल कॉस्ट होता है, उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये सारे इशूज़ हैं। अब एसटीज और ओटीएफडीज दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो अगर कोई किसी भी ट्राइब को अगर एसटी का स्टेटस मिल गया किसी स्टेट में, और वो अगर कट ऑफ डेट दैट इज 13 दिसंबर 2005 से पहले से उस जंगल में रह रहा है, तो उस राइट लेने का हक उसको मिल जाता है। लेकिन ओटीएफडीज के लिए क्या है कि वो अगर 75 साल से या फिर 3 जनरेशन से रह रहे हैं 13 दिसंबर 2005 तक, तभी मिलेगा। लेकिन हाँ, दोनों के केस में बोनाफाइड लाइवलीहुड होना चाहिए कि जंगल पे आप डिपेंड होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप कहीं होटल भी खोल के बैठे हैं और जंगल में भी आप यहाँ पे पट्टा लेने के लिए बैठेंगे तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनाफाइड लाइवलीहुड आपका जंगल पे नहीं है। उसके अलावा अब ये एनपीवी वाला जो कंसेप्ट है ना, जब मैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट डील करूंगा या कैंप एक्ट डील करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं तो वो देख लेते हैं। तो अब ये सारे जो प्रोविजंस हैं तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में लिख रखे हैं, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट होगा तो उसी से हम लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक सेकेंड के। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मैंने आपको बताया कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है। उसके बाद ये 2006 का एक्ट है, इसको गैजेट में 2007 में एक्चुअली पब्लिश किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो मैंने बता ही दिया। अब आ जाता है डायरेक्टली एक्ट में। तो ये एक्ट है तो इसका फुल नाम आपको मैंने बता दिया, दैट इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगेगा क्योंकि आर्टिकल 370 जा चुका है। इसमें क्या क्या डिफाइंड है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स डिफाइंड है क्या होता है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफाइंड है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मैंने आपको बताया क्या होता है। अगर कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट या फिर ऐसा एरिया है, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ को दिक्कत हो सकती है, अगर वहाँ पे कोई राइट्स अगर दिए जाए तो वैसे एरिया में राइट्स नहीं दिए जाते और उसको क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर किया जाता है। बाकायदा एक कमेटी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है एज पर द सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ऑफ FRA। ठीक है। एक इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट होता है। हर एसटी को नहीं मिलेगा, जिसकी बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है उन्हीं को मिलेगा। फॉरेस्ट लैंड में डीम्ड फॉरेस्ट भी इंक्लूड होता है। अब क्या होता है कि जहाँ जंगल है, लेट्स से यहाँ पे जंगल है और उसको फॉरेस्ट लैंड भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर चुका है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर चुकी है। ठीक है, ओके। कभी कभी होता है यहाँ जंगल है लेकिन एक्चुअली में वो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर नहीं है, तो उस केस में उसको डीम्ड फॉरेस्ट कहते हैं। हर स्टेट में अलग अलग नाम होता है, जैसे झारखंड में चलता है जंगल गैर मजुरुआ GM, जंगल झाड़ लैंड उसको कह देते हैं, तो वो डीम्ड फॉरेस्ट है। तो डीम्ड फॉरेस्ट पे IFA इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन FRA अप्लीकेबल होता है। FCA के बारे में अगर बात करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फॉरेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं था, लेकिन लेटर ऑन गोदाबर्मन केस ने बोला FCA के कंटेक्स्ट में कि हाँ, डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट विल बी द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो फिर डीम्ड फॉरेस्ट पे वो भी एप्लीकेबल होने लगा। फॉरेस्ट विलेजेस, ग्राम सभा, ये सब भी डिफाइंड है। यहाँ देखिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है, बैम्बू आता है, ब्रसवुड आता है, स्टम्प्स आता है, केन आता है, तसर आता है, कोकून्स आता है, हनी वैक्स आता है, तेंदू आता है, केंदू लीव्स आता है, मेडिसिनल प्लांट्स आता है, हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड द लाइक। ठीक है। नोडल एजेंसी डिफाइंड है सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 में क्या बोलती है, वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। विलेज का भी डेफिनेशन है यहाँ पे, वाइल्ड एनिमल का भी डेफिनेशन है। ठीक है। और फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट, जो कम्युनिटी एक तरह के निस्तार भी एक तरह की कम्युनिटी राइट्स है, बस केवल आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है। राइट टू प्रोट हाँ, अब जो सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशंस है, सेक्शन 3 में क्या है कि फॉरेस्ट राइट्स में क्या क्या राइट्स आती हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं क्या क्या राइट्स आती है। ये जो है ना, यही है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स 3(1)(I) में। ठीक है। अब 3 सब क्लॉज 2 में क्या है, अब किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉट चाहिए होता है। बाद में तो सुप्रीम कोर्ट के गोदावरी जजमेंट के द्वारा सेंट्रली इम्पावर्ड कमेटी CEC होता है, सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी, उसका भी परमिशन चाहिए होता है। तो अब यहाँ पे लेकिन क्या है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत भी फॉरेस्ट डाइवर्जन करते हैं।
लेकिन हाँ, उसमें मैक्सिमम 1 एकड़ तक ही कर पाएंगे। ग्राम सभा से भी रिकमेंडेड होना चाहिए। इन 13 पर्पसेस के लिए ही कर पाएंगे, और 1 हेक्टेयर में 75 से ज़्यादा पेड़ भी नहीं काट सकते हैं। तो बस ये क्लॉज आ जाता है। अब सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में ये प्रोसेस होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिक्लेयर करने का। 4 सब क्लॉज 2, 4 सब क्लॉज 3 आपका क्या बोलता है कि कट ऑफ डेट है 13 दिसंबर 2005 से पहले अगर आपको एसटी स्टेटस मिला है तभी आप एफआरए के लिए अप्लाई करेंगे, या 13 दिसंबर 2005 से 75 साल पहले से 2005 तक अगर आप रह रहे हैं तब आप ओटीएफडी डिक्लेयर होंगे, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। और आईएफआर ले रहे हैं, सीएफआर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आईएफआर ले रहे हैं तो आपको 4 हेक्टेयर तक ही लैंड मिलेगा। कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स की, तो ये जेनरिक ड्यूटीज़ आप एक बार रीड कर लेंगे, काफ़ी है। उसके अलावा ऑथोरिटीज़ है। अब जैसे आपको अप्लाई करना है, अब तो काफ़ी कम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई करना है तो सबसे पहले एक विलेज लेवल जो होता है ग्राम सभा वो अप्रूव करता है, फिर सब डिविजनल लेवल कमेटी करती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी करती है, और एक स्टेट लेवल भी कमेटी होती है जो इनफैक्ट मॉनिटरिंग कमेटी होती है। उसके अलावा मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटीज टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ, ये सारी चीज़ें घिसी-पिटी हर एक्ट में होती है। ठीक है। नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। उसके अलावा पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस है। ये पावर टू मेक रूल्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। ये दे देंगे बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स, तो वो गलत होगा वो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे सारे प्रोविजंस भी हम लोगों ने कर लिए। तो इसी तरह ये पर्टिकुलर एक्ट भी कंप्लीट होता है।